नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का राजवी जीएस में। राजवी जीएस आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ लाया है। एनसीईआरटी सीरीज़ के इतिहास विषय में, है ना, इतिहास विषय के छठी क्लास का यह दूसरा अध्याय है। हम लोगों ने इसके पहले अध्याय को देख चुका है हम लोगों ने। अब ये दूसरा अध्याय है। हम लोग दूसरे अध्याय पर नज़र डालेंगे, दूसरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए आते हैं दूसरे अध्याय के पहले टॉपिक पे। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में है। ठीक है, आरंभिक मानव यानी जो इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, जब से शुरू होता है, तो वहाँ पे मानव का जो एक्टिविटी रहा है ना, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कहते हैं कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी जो आरंभिक मानव था, जो शुरुआती मानव था, जो इंसान था, वो इधर उधर क्यों घूमते थे, है ना, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, कहते हैं कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि 20 लाख साल पहले, है ना, कोई मानव रहता था इस उपमहाद्वीप में। मानव इंसान रहते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक थे। वो क्या थे, वो आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी वो शिकारी हुआ करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, जानवरों को वो खाते थे। ठीक है, जंगली जानवरों को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी उन्हें आज जो हम लोग जानते हैं शिकारी के नाम से जानते हैं। यानी वो शिकारी होते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक है, आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला। तो आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, शिकार करने वाला। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, शिकार करने वाला। ठीक है, तो कहते हैं आगे कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं, या इस नाम से हम जानते हैं कि यानी वो जो भोजन जो अपना जो इंतजाम करते थे, जो वो व्यवस्था करते थे अपने भोजन का, तो भोजन का जो व्यवस्था करने का तरीका था वो आखेट ही था। ठीक है, क्या था, आखेट था, शिकार करना था, इसीलिए उन्हें हम आखेटक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे आइए। तो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि वो खाने के लिए अपने भोजन में जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे। ठीक है, दूसरा, वे मछलियों तथा चिड़ियों को पकड़ते थे। किसका इस्तेमाल करते थे भोजन के लिए, जंगली जानवर, मछलियाँ, चिड़ियाँ, है ना, फल मूल, है ना, कंदमूल जो है वो खाते थे, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, है ना। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों का जो आरंभिक मानव है वो किन किन चीज़ों का अपने भोजन के रूप में वो स्वीकार करते थे, भोजन के रूप में वो ग्रहण करते थे। तो उसमें से जंगली जानवर था। क्या था, जंगली जानवर था। और जंगली जानवर में क्या क्या था कि मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल खाते थे, पौधे पत्तियों को भी वो खाते थे, अंडों को खाते थे। ठीक है, जंगली जानवरों का वो शिकार भी करते थे। ठीक है, चलिए, तो इससे आप लोगों ने क्या समझा कि आरंभिक मानव का जो भोजन था, ठीक है, वो जंगली जानवरों पर निर्भर था। ठीक है, फल मूल पर निर्भर था, पौधे पत्तियों पर निर्भर था। ठीक है, और उसको क्या कहा गया, आखेटक कहा गया। आखेटक क्यों कहा गया, क्योंकि वो शिकार करते थे। आखेट का मतलब शिकार करना होता था। ठीक है, तो जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे। यानी भोजन के रूप में आपको ये समझना है कि आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए जो है वो जंगली जानवरों पर निर्भर थे, जंगली फल मूल पर निर्भर थे, कंदमूल पर निर्भर थे, फलों पर निर्भर थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है आखेटक, है ना, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, यानी आरंभिक मानव को हम आखेटक या खाद्य संग्राहक भी कहते हैं, आपको हमने पहले बताया। आखेटक या खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, इसे घुमंतू भी कहते हैं। ठीक है, इसको घुमक्कर भी कहते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूँ तो
आज आप वर्तमान में देखेंगे हम लोग लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं उनको गुलगुलवा, है ना, गुलगुलवा कहते हैं, कई क्षेत्र में अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। ठीक है, तो ये जो समुदाय के लोग हैं आज भी ये आखेट करते हैं। ठीक है, घर घर वो भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा के माध्यम से वो चावल या अन्य जो है अनाजों को उपलब्ध करते हैं और अपने भोजन में वो जंगली जानवरों को या पालतू जानवरों का भी उपयोग अभी वो वर्तमान में करते हैं। ठीक है, वो कई बार आप देखेंगे कि वो सियार का जो है शिकार करते हैं, है ना, कुत्ते बिल्ली का वो शिकार करके खाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे चिड़िया मैना का वो शिकार करते हैं। ठीक है, तो इन सबों का वो शिकार करके इन सब चीज़ों को वो अपने भोजन के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने का कई कारण था। अब पहला कारण हम लोग देखते हैं कि भैया क्या क्या कारण था। तो पहला कारण जो था, पहला कारण क्या था, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि यह कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था उनको। सिंपल सी बात है कि भैया आप जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वहाँ का अगर संसाधन खत्म हो जाए तो आप वहाँ से दूसरी जगह पर पलायन करना पसंद करेंगे। ठीक है, जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं तो अभी वहाँ का पानी ख़त्म हो जाए, ठीक है, वहाँ उस राज्य में या उस जगह पर पेट्रोल की सुविधा नहीं हो, पानी की सुविधा नहीं हो, भोजन का उपलब्धता नहीं हो, कृषि का विकास न हो, तो आप वाजिब है कि वहाँ से आप जो संसाधन का उपयोग करेंगे वो जब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो आप दूसरी जगह पर पलायन करना शुरू कर देंगे। तो ये लोग भी यही क्या करते थे। ठीक है, क्या करते थे, पहला कारण क्या था कि ज़्यादा दिनों तक वो लोग जो रहते थे आसपास के फलों को, जानवरों को वो खाकर समाप्त कर देते थे, तो वो भोजन के तलाश में दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, अगला कारण क्या था, दूसरा कारण या अगला कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए इस क्षेत्र में आप किसी जानवर को मार कर खा रहे हैं। ठीक है, किसी जानवर को आप मार के खा रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त भी हो रहा है। और दूसरा कारण ये है भी कि अब ये लोग जो है भोजन के तलाश में, ये जानवर जो है घास खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे। ठीक है, वो भी पलायन करेंगे क्योंकि वो पालतू तो है नहीं कि किसी के बस में है, किसी के कब्जे में है, वो तो पालतू है नहीं, वो तो जंगली है, तो वो तो अपना घूमते रहेंगे। तो उसके पीछे आरंभिक मानव भी जाया करते थे। ठीक है, आरंभिक मानव भी क्या करते थे, उनके पीछे जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में हमने आपको बताया कि उन्हें आखेटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आखेटक। ठीक है, तो ये आखेटक लोग जो है ना, तो वो जंगली जानवरों के पीछे भी वो उनका पीछा करते हुए जाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा कारण देखते हैं कि तीसरा कारण यह कि पेड़ों, है ना, या कि पेड़ों, पौधों तथा फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। कहाँ आते थे, कब कब, अलग अलग मौसम में आते थे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी आम का सीज़न है। ठीक है, तो आम का सीज़न सब दिन तो रहेगा नहीं, है ना, तो ये किसी खास मौसम में आता है। ठीक है, या आप बनाना या केला हो गया, वो किसी खास मौसम में आता है। लीची किसी खास मौसम में आता है। ठीक है, सेब या संतरा किसी खास मौसम में आता है। तो यह जो फल फूल था यह भी अलग अलग मौसम में आता था, है। ठीक है, तो यह क्या होता था, तीसरा कारण क्या था कि जो ये फल फूल था यह अलग अलग मौसम में आता था। ठीक है, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। मान लीजिए कि अभी इस क्षेत्र में आम का बहुलता है ना, अभी इस क्षेत्र में क्या है, आम की बहुलता है। तो आम की बहुलता और मौसम कौन सा है, अभी ये मई जून का मौसम है। तो मई जून में ही आम का जो है फलोत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, फल का, है ना, आम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो आम का सेवन करते होंगे। ठीक है, फिर किसी दूसरे स्थान पर जाते होंगे, जो दूसरे स्थान पर दूसरे समय में पहुंचते होंगे और उस स्थान में किसी अलग फल का जो है उत्पादन होता होगा। ठीक है, तो फल के तलाश में भी, फल फूल के तलाश में भी, पौधों के तलाश में भी वो
इधर उधर घूमते रहते थे, इधर उधर वो पलायन करते रहते थे। ठीक है, तो तीसरा कारण आप लोगों ने देखा कि पेड़ों और पौधों में फल फूल के अलग अलग मौसम में आने के कारण ये उपयुक्त स्थान पे जाते थे, उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग स्थानों पर ये जाया करते थे। ठीक है, चलिए चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। आप जानते हैं कि पानी के बिना भैया कोई जीवन रह ही नहीं सकता है ना। तो पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। ठीक है, आप समझिए इन चीज़ों को कि पानी जो है झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलेगा। ठीक है, तो यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। आप देखते होंगे आपके आसपास कुछ एक नदी ऐसा होता होगा जहाँ का पानी कभी सूखता ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। तो आप जो दक्षिण इलाका जब आप देखेंगे, बिहार का जो दक्षिण क्षेत्र है, या फिर आप दक्षिण के तरफ जब आप जाएंगे तो जहाँ नदी नहीं है तो वहाँ बारिश में ही वहाँ आपको पानी मिलेगा, है ना। तो हर वक्त आपको मिलेगा नहीं, है ना, 12 महीना तो आपको मिलेगा नहीं। तो जब वो जून जुलाई का महीना आता है, जो मई जून का, तो तब तक वो सूख जाता है पानी। ठीक है, तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के बारे में बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश भी इधर उधर जाना पड़ता था, कि यानी भोजन के तलाश में, है ना, पेड़ पौधे के तलाश में, फल मूल के तलाश में, जानवरों का शिकार करने के लिए भी वो इधर उधर जाया करते थे। कितना कारण हमने आपको बताया, 4 कारण बताया। पहला क्या बताया, पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो हमने आपको पहला कारण क्या बताया, पहले कारण पर चलते हैं। पहला कारण क्या था कि वो ज़्यादा दिनों तक एक जगह पर नहीं रहते थे, आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे। यानी वहाँ जो भोजन का जो संसाधन था वो वहाँ पे वो खाकर ख़त्म कर देते थे। ठीक है, तो भोजन जब उस जगह से ख़त्म हो जाएगा तो वाजिब है कि वो वहाँ रहेंगे नहीं, है ना। तो वो भोजन की तलाश में दूसरे जगह उनको जाना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण था कि वे जानवरों का शिकार करने के लिए, है ना, उसके पीछे जाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो जाते थे क्योंकि मवेशी या जो हिरन वगैरह था, है ना, जंगली जो जानवर था, वो अपने चारा को, है ना, वो अपना भोजन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और फिर जो आखेटक था, जो आरंभिक मानव था, वो भी उसके पीछे जाया करते थे भोजन के लिए, क्योंकि उनको शिकार करके भोजन भी करना था। ठीक है, तीसरा कारण क्या था, चलिए तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था कि पेड़ों और पौधों का फल मूल अलग अलग मौसम में आता था, इसलिए लोग उसकी तलाश में भी उपयुक्त मौसम के अनुसार वहाँ पे पहुँचते थे। यानी आम का मौसम है तो भैया इधर भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में आ जाओ, आप आम खा लो, आम का मौसम है क्योंकि आम बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, चौथा कारण क्या था, चौथा कारण था कि भैया बिना पानी के जीवन कोई जी नहीं सकता है, तो आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा, है ना। तो पानी की तलाश में भी जो है लोग इधर उधर भटकते रहते थे, जहाँ की 24 आवर या 12 महीना, है ना, हर पूरा का पूरा साल भर पानी उनको मिलता होगा, वहाँ वो पहुँचते होंगे। जैसे आप देखेंगे कि बाद में गंगा घाटी के मैदानों में, गंगा यमुना के क्षेत्र में जो है मानव का धीरे धीरे बसाव शुरू हुआ, है ना। जो आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, वो सिंधु घाटी क्षेत्र में ही जो है ज़्यादा फला फूला, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो है जमावड़ा था वहाँ पे, है ना। आप देखेंगे कि जब मगध का जो उत्थान हुआ वो क्यों हुआ, गंगा दोआब में क्यों हुआ, गंगा यमुना दोआब में, या गंगा के क्षेत्र में ही क्यों हुआ, गंगा सोन के क्षेत्र में। इसका होने का मुख्य कारण यही था कि यहाँ पे नदियों का ज़्यादा विकास था, नदियों का जाल था, है ना, और इसलिए पानी की सुविधा थी, है ना। गया जैसा क्षेत्र था जहाँ की पर्वतों का ज़्यादा संख्या था, ऊंचा ऊंचा पर्वत था, है ना, राजगीर में, पाटलिपुत्र जो है, तो संसाधन के लिए जो है राज फलता फूलता था, और लोग भी जो है संसाधन के उपलब्धता के लिए वो इधर उधर भटकते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, कहते हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक
है ना, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यानी जो प्रारंभिक मानव थे, आरंभिक मानव थे, जिसे हम आखेटक खाद्य संग्राहक भी क्या कहा करते थे, तो वो जो उपयोग करते थे वस्तु, जिस वस्तु का जो वस्तु मिला है, जिसका निर्माण या उपयोग जो है आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे, उसी से हम लोगों को क्या पता चला, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिला कि ये लोग ना इस तरह का वस्तु उपयोग करते होंगे। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ठीक है, उस वक्त तो लोहा का जो है प्रचलन था नहीं, लोहा तो खैर बाद में मिला। जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जब मगध का उत्थान होता है तो वहाँ पे लोहे का जो है आविष्कार वगैरह होना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहे को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस वक्त के लोग जो है पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के औजार को बनाए होंगे। जैसे कि मान लीजिए पत्थर तो था ही, ठीक है, लकड़ी भी था, हड्डी भी जो है बहुत ताकतवर होता है, आप जानते हैं कि हड्डी भी बहुत मजबूत होता है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो लोग औजार बनाए होंगे, बनाए हों, आप देख रहे हैं, कंफर्म नहीं है, बनाए हों या बनाए होंगे। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, इनमें से क्या है कि पत्थरों के औजार आज भी मौजूद हैं, वो किसी संग्रहालय में रखा हुआ होगा। ठीक है, किसी संग्रहालय में रखा हुआ है। तो चलिए क्या कह रहे हैं कि पुरातत्वविद को जो है, पुरातत्ववेत्ता जो खोज रहे थे उस वक्त उनको जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में यही पता चलता है कि ये लोग जो है अपने काम के लिए, है ना, कोई काम वो करते होंगे तो पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों का वो उनको औजार जो है उसका उपयोग वो करते थे या उसका निर्माण उन्होंने किया होगा। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, यानी लकड़ियों का औजार जो है नष्ट हो गया होगा, हड्डियों का नष्ट हो गया, लेकिन पत्थरों का औजार आज भी मौजूद है। ठीक है, पत्थरों का औजार आज भी मौजूद है। चलिए देखते हैं आगे। इनमें से कुछ औजार फल फूल को काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पैरों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा। देखिए सिंपल सी बात है, उस वक्त के लोग को उतना तो टेक्नोलॉजी था नहीं जिस तरह आज हम लोग 5G और 6G में जी रहे हैं, है ना। उस वक्त लोगों को उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वो लोग जो इसका उपयोग करेंगे तो रोज़मर्रा के जीवन में करेंगे। तो रोज़मर्रा का उनका जीवन क्या होगा, भोजन। ठीक है, तो औजार का वो उपयोग किस लिए करेंगे, तो फल फूल को काटने के लिए करेंगे। ठीक है, कि जिससे वो फल फूल को तोड़ सके, काट सके। ठीक है, हड्डियों और मांस को काट सके, क्योंकि जानवरों का तो वो शिकार करेंगे, तो जानवरों का जब वो शिकार करेंगे तो उसको काटना पड़ेगा, ऐसे तो सीधा दांत से वो खा नहीं सकते, तो उसको काटना तो पड़ेगा। तो वो उसको काटने के लिए, ठीक है, और पैरों की छाल, है ना, जब उनको भूख लगता होगा, भोजन जब वो उनको भूख लगता होगा तो वो उन्होंने पसंद करके रखा होगा कि इन पैरों को खाना है, इन पैरों के छालों को खाना है। ठीक है, तो पैरों की छाल को काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए। भोजन तो तभी वो करेंगे जब तक जानवरों का खाल नहीं उतारेंगे तो वो खाएंगे कैसे। कई बार आप देखेंगे कि जानवरों के खाल को वो पहना भी करते थे, हालांकि वो बाद के काल में इसकी चर्चा बाद के समय में इसकी चर्चा होगी। ठीक है, तो जानवरों की खाल उतारने के लिए भी इसका उपयोग, औजारों का उपयोग किया जाता होगा, ये किया जाता था। ठीक है, तो किन किन चीज़ों में, फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों और मांस को भी काटने के लिए, और पैरों की छाल तथा जानवरों की खाल को उतारने के लिए भी औजारों का प्रयोग या उपयोग किया जाता था। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझा। आगे कि कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, जो औजार उन्होंने बनाया था उस औजार में जो है उन्होंने क्या किया था, लकड़ियों के मुट्ठे भी उन्होंने, लकड़ियों का मुट्ठा भी उन्होंने लगाया था। जैसे कि आज आप लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो गरासा, है ना, तो गरासा का जो उपयोग होता है वो कुट्टी काटने के लिए होता है, गाय का जो चारा आप काटते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि गरासा को पकड़ने के लिए लकड़ियों का मुट्ठा लगा हुआ रहता है। ठीक है ना। आप हंसिया को देखे होंगे, कचिया जिसे कहते हैं हंसिया,
तो हंसिया में भी मुट्ठा लगा हुआ है, ठीक है, लकड़ी का, है ना। तो ये जो औजार अभी भी आप देखते हैं इसमें लकड़ियों का लगा हुआ रहता है। तो उस वक्त भी ये लोग क्या करते थे, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर इसका उपयोग किया करते थे, ठीक है, लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे, ठीक है। क्या करता था ये लोग क्या करता था कि हड्डियों या लकड़ियों का मुट्ठा लगाते थे। किसका हड्डी और लकड़ी, ध्यान रखना है, हड्डी और लकड़ी, ठीक है। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे जो है किस में उपयोग करते थे, भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे ये लोग, ठीक है। भाला या बाण, है ना, तीर और धनुष आपने देखा होगा, बाण आप रामायण वगैरह देखे होंगे तो बाण होता था, ठीक है, जो तीर होता था उसे ही बाण कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता था इन सब में कि लकड़ियों का मुट्ठा इसमें लगाया जाता था, ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, यानी कुछ औजारों से लकड़ियों का भी जो है वो काटने का वो काम किया करते थे, ठीक है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जो ताकतवर लकड़ी था उसका औजार भी बनता था, ठीक है। लकड़ी से जो है झोपड़ी का भी निर्माण होता था, क्योंकि आप जानते हैं बारिश तो होगी, ठनका तो ठनकेगा, है ना, बादल तो आएगी, है ना। तो वो लोग उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि अपना घर बनाना यानी झोपड़ी उपड़ी कब बनाना वो अपना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है। आरंभिक मानव ने क्या किया कि उन लोगों ने क्या किया कि औजार से लकड़ियाँ भी वो लोग काटते थे। लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी क्या करते थे। चलिए शुरू से एक बार फिर से देखेंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल को काटने के लिए, हम लोग औजार का बात कर रहे हैं, तो औजारों का उपयोग वो क्या करते थे, फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों तथा मांस को काटने के लिए, पैरों की छाल को काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, ठीक है, इन सब में उसका उपयोग करते थे वो। और कुछ के साथ जो है कुछ जो औजार हुआ करता उसके साथ वो लकड़ियों के मुट्ठे या हड्डियों के मुट्ठे, जी किसी जानवर का हड्डी का मुट्ठा मान लीजिए बीच में तो फोक रहता है ना, तो कुछ में जो है हड्डियों के मुट्ठे और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर वो भाले और बाण जैसे हथियार वो बनाते थे। कुछ औजारों से वो लकड़ियों को भी जो है काटा करता था, है ना। और लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के साथ वो झोपड़ियों और औजार बनाने में भी लकड़ियों का उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, है ना, जो लेफ्ट साइड है वो पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाएं है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं गौर से। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, ये औजार है, ठीक है। चलिए आप देखिए कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, है ना, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जड़ों को ये खोद रहे हैं ना, जड़ों को ये क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, ठीक है। और जो दाएं आप देख रहे हैं कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ठीक है। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छिलने के लिए भी औजारों का उपयोग वो लोग किया करते थे। हमने आपको कहा कि जानवरों के खाल से जो है वस्त्र का निर्माण होता था, ठीक है, वो वस्त्र वो पहनते थे, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है कि रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। क्या है कि रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं, और उसके अलावा भी और कई स्थान वो आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चलिए हम लोग अब मानचित्र पर ध्यान देंगे। चलिए इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि रहने की जगह निर्धारित करना, इसके मानचित्र को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा भारतीय उपमहाद्वीप। आप देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाकिस्तान है ना, ये हो गया भारत आपका पूरा का पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका नेपाल, है ना, और ये आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये देख रहे हैं भूटान आप, ठीक है। तो ये सब जो देश आप देख रहे हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आखेटक खाद्य संग्राहक कहाँ रहते थे,
तो चलिए देखते हैं। चलिए ये देखिए, आप गौर से आप देखेंगे कि जो ये लाल त्रिकोण वाला जो क्षेत्र है ना, ये गौर से आप देखिए, ये लाल त्रिकोण, आप भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रहा भारत का मानचित्र। इसमें जो ये लाल त्रिकोण वाला क्षेत्र है, आप दक्षिण भारत जाइए और वहाँ कुरनूल गुफाएं, ठीक है, नोट कीजिएगा, कुरनूल गुफाएं, ठीक है, कुरनूल गुफाएं, ये आप देखिए। दूसरा है हुंगसी, कुरनूल गुफाएं, हुंगसी, ठीक है। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत में आप देखें कुरनूल गुफाएं, हुंगसी, और ये भीमबेटका, कहाँ, भीमबेटका, ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार आने वाला प्रश्न है, ठीक है। भीमबेटका कहाँ, भीमबेटका। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, ये भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुंगसी, ठीक है, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुंगसी, यह तीनों जगह आरंभिक मानव का रहने का स्थान था, ठीक है। क्या था, रहने की जगह हम लोग निर्धारित करना देख रहे थे। तो ये त्रिकोण लाल क्षेत्र वाला जो आप लोगों ने 3 जगह को देखा, यहीं पे आखेटक खाद्य संग्राहक यानी आरंभिक लोग रहा करते थे। कहाँ, भीमबेटका, हुंगसी और कहाँ, कुरनूल गुफाएं, हुंगसी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका, ये तीनों जगह आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इन लोगों के लिए, इसलिए ये लोग ऐसी जगह पर रहा करते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके इनको, ठीक है, अच्छे पत्थर इनको मिल सके, जिससे वो शिकार कर सके, या शिकार किया हुआ पशुओं का वो खाल उतार सके, ठीक है, या उसको काट सके, ठीक है, इसलिए वो ऐसी जगह पर रहा करते थे जहाँ पत्थर की उपलब्धता हो, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा भीमबेटका पर नज़र डालते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, अभी का जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं, है ना, अभी का जो मध्य प्रदेश है यहीं पर भीमबेटका था, ठीक है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। भीमबेटका में क्या मिला है, इस पूरा स्थल पर जो है, भीमबेटका एक पूरा स्थल है, यहाँ पर क्या मिला है, गुफा व कंदराएं मिली है, यानी गुफाएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है, क्या मिलती थी, बारिश, धूप और हवा। ये गुफा यानी भीमबेटका की गुफा है ना, आरंभिक मानव को रहने के लिए इसलिए उनके लिए सुगम था कि उन्हें बारिश, है ना, बारिश, धूप और हवा, इन तीनों से उनको बचा कर रखता था, ठीक है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित है। आपको हमने शुरुआत में जब हम लोगों ने पहला चैप्टर जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहीं पे हम लोग नर्मदा घाटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों वहाँ लोग रहा करते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने भीमबेटका के बारे में समझा, थोड़ा सा और भीमबेटका पर नज़र डालते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये देखिए भीमबेटका, ये देखिए आप भीमबेटका का शैल चित्र, ठीक है, ये रहा भीमबेटका का शैल चित्र। आप देख रहे हैं कि जो मानव है वो जंगली जानवरों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है ना। आप देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। ये क्या होता था कि जहाँ पे जो ये भीमबेटका वाला क्षेत्र है, जो भीमबेटका था, वहीं के गुफाओं में ये चित्र मिला है, ये शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में हम लोग समझते हुए जानते हैं कि इन गुफाओं में लोग जो रहते थे उनके कुछ दीवारों पर ये चित्र मिला है, ठीक है, जो आप चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से भी मिले हैं, ठीक है। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आप देख रहे हैं कि जंगली जानवरों को पकड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पुरास्थल के बारे में जानते हैं कि पुरास्थल किसे कहा जाता है, ठीक है। पुरास्थल, ठीक है, पुरास्थल, ठीक है, यह उस स्थल को कहते हैं, पुरास्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, औजार, बर्तन, ठीक है, औजार, बर्तन और इमारत यानी भवन या घर, ठीक है, भवन या घर, है ना, औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, यानी कुछ बचा हुआ अवशेष मिला है,
ठीक है। औजारों का, बर्तन का या इमारतों का कुछ अगर अवशेष मिला है तो उसे क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ऐसी वस्तुओं का, इसके अलावा ऐसी वस्तुओं का निर्माण, है ना, ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो लोगों ने अपने काम के लिए, अपने उपयोग में वो लाए होंगे, ठीक है, उन्होंने लाया होगा, ठीक है। निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं, ठीक है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। परंतु पुरास्थल किसे कहते हैं? उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं, ठीक है। पुरास्थल यानी प्राचीन स्थल, पुरास्थल, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग आग की खोज को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आग की खोज को पढ़ेंगे। तो चलिए आग की खोज को शुरू करते हैं कि कैसे आग को खोजा गया, ठीक है, और कहाँ खोजा गया। चलिए, तो दोस्तों हम लोग आग के बारे में जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कुरनूल गुफा को ढूंढो, है ना, कुरनूल गुफा को ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले। यानी ये मानचित्र पर इशारा कर रहे हैं कि कुरनूल गुफा को ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो आखेट संग्राहक लोग थे, आखेटक लोग थे, या जो आरंभिक लोग थे, वो क्या हुआ था उनके साथ? उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, यानी आग जलाना वो सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, यानी पकाने के लिए, भूनने के लिए, मांस भूनने के लिए, ठीक है, और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। चलिए हम देखते हैं कि राख का अवशेष कहाँ मिला है? कुरनूल गुफा में। कुरनूल गुफा हम लोगों ने कहाँ देखा था? चलिए कुरनूल गुफा के पास चलते हैं। चलिए, दक्षिण भारत में हम लोगों ने यहाँ पे कुरनूल गुफा को देखा था। हम लोगों ने देखा था कि इस जगह आरंभिक मानव रहते थे और यहीं पे क्या हुआ? आग यहीं पर प्राप्त हुआ, आग की प्राप्ति। यहाँ पे क्या हुआ? आग की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? आग की प्राप्ति हुआ। कुरनूल गुफा में ही आग का प्राप्ति हुआ, यानी राख का प्रमाण मिला, ठीक है। तो राख का प्रमाण कहाँ मिला? कुरनूल गुफा में। हम लोगों ने पहले देखा था कि कुरनूल गुफा में आरंभिक मानव लोग रहा करते थे और यहीं पे किसकी प्राप्ति हुई? राख की। राख का प्राप्ति हुआ तो इससे क्या पता चला कि भैया आग जलाना आरंभिक मानव ने सीख लिया था, ठीक है। तो क्या है कि कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। इसका मतलब था कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, ठीक है, जैसे कि प्रकाश के लिए, यानी लाइट के लिए, है ना। अंधेरा तो रहता ही था रात में, अभी भी रहता है, तो उस वक्त भी रहता होगा। बिजली का सुविधा तो आज के तरह हाईटेक तो था नहीं, है ना। तो प्रकाश के लिए वो लोग क्या करते थे? प्रकाश के लिए उन्होंने आग को जलाया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने उपयोग किया होगा। आप जानते हैं कि मांस को भूनने के लिए, है ना, या मांस को पकाने के लिए, है ना, आज भी हम क्या करते हैं? आग का उपयोग करते हैं। हालांकि अब माध्यम बदल गया है, ठीक है। तो मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज भी आप देखेंगे कि कोई बाघ या कोई शेर अगर हमला करता है, उसे आग से आप अगर डराएंगे बाघ को तो वो भाग जाता है ना। आग से उसको अगर आप डराएंगे तो वो भाग जाता है, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को, ऐसे खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए उन्होंने आग का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। और प्रकाश के लिए उन्होंने किया होगा, मांस को भूनने के लिए किया होगा, इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने आग का प्रयोग किया होगा। और आग की खोज जो है सबसे पहले कहाँ हुई? आग का प्रयोग कहाँ हुआ? आग का उपयोग कहाँ? कुरनूल गुफा में हुआ। कहाँ हुआ? कुरनूल गुफा में राख की प्राप्ति हुई। राख की प्राप्ति का मतलब है कि भैया आग का इस्तेमाल यहाँ हुआ होगा। तो चलिए एक बार फिर जानते हैं कि आग का उपयोग कहाँ हुआ था। एक बार मानचित्र में फिर से देखते हैं। तो ये रहा भारत का मानचित्र और यहाँ रहा कुरनूल, दक्षिण भारत में कुरनूल गुफा, ठीक है। कुरनूल गुफा दक्षिण भारत में। चलिए थोड़ा नाम और तिथियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी प्रारंभिक या आरंभिक मानव के बारे में समझेंगे
उस समय के तिथियों के बारे में, समय के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। क्या क्या? कि आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं वो लोग? पूरा पाषाण काल। किसने कहा? पुरातत्वविदों ने कहा। पुरातत्वविदों ने क्या कहा? आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा। ठीक है, इसी में कई 3 कालखंड बांटा जाता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल कहा। यह 2 शब्द पूरा यानी पूरा मतलब प्राचीन होता है, पूरा यानी प्राचीन होता है। ठीक है, हमने पूरा स्थल भी ऊपर देखा था। ठीक है, तो पूरा यानी प्राचीन होता है, पाषाण यानी पत्थर होता है। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पूरा का यानी प्राचीन, यानी प्राचीन पत्थर। ठीक है, प्राचीन पत्थर आप कहिए, पूरा पाषाण कहिए, है ना। तो चलिए, पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बताता है, यानी पूरा पाषाण काल पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में दर्शाता है या बताना चाहता है। वो यह बताना चाहता है कि इस काल में पत्थरों का उपयोग जो है, पत्थरों का जो औजार था उसका उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ था। और बड़े पैमाने पर क्यों हुआ था? क्योंकि लोहे का आविष्कार उस समय हुआ नहीं था, इसलिए पत्थर का जो औजार था वही प्रचलित था। ठीक है, तो चलिए पूरा पाषाण काल आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, आप जहाँ से आप ये अंडरलाइन देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से देखिए। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले। कहाँ? कब? पूरा पाषाण काल कब था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी अभी से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल, ठीक है, 12,000 साल पहले तक के काल को, ठीक है, 12,000 साल तक के पहले तक के काल को, यानी आप फिर से गौर से देखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के दौरान को माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल आप कह सकते हैं कि 20 लाख BC से 12,000 BC तक के काल को या समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। कब से कब तक को कहते हैं? 20 लाख साल BC से लेकर 12,000 साल BC तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग, ठीक है, पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। यानी आरंभिक मानव का जो शुरुआत हुआ, जो उसमें 99% घटना घटता है, ठीक है, वो इसी काल में, क्योंकि ये कालखंड भी लंबा समय तक रहता है। 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक की घटना है। ठीक है, तो वाजिब है कि ये जो लंबा समय काल जो कालखंड रहा है, इसी कालखंड में मुख्य मुख्य घटनाएं घटी होगी। ठीक है, तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस, देखिए गौर आप इसमें नज़र डालिएगा, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी पर्यावरण में जब चेंज होता है, तो उस काल को मेसोलिथ कहते हैं। मेसोलिथ हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में, भौगोलिक शब्द में कहते हैं मेसोलिथ। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक अगर भाषा को हम लोग देखें तो इसमें मध्य पाषाण युग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 वर्ष से लेके 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक के बीच को माना जाता है। ठीक है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच को मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं? 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष के बीच को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। कब से कब तक कहते हैं? कि 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, और 20 लाख साल से लेकर 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के बीच को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल कहते हैं। चलिए, अब आते हैं नीचे कि इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। यानी जो मध्य पाषाण काल है, उस वक्त के जो औजार होते थे वो बहुत आमतौर पर छोटे होते थे।
इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों, प्राय इन औजारों में यानी मध्य पाषाण काल में जो उपयोग होने वाला जो था, जो औजार था, उसको क्या कहते थे? माइक्रोलिथिक या छोटा, इसमें छोटा हथियार मिलता था, उसको लघु पाषाण भी कहते हैं। पाषाण मतलब आप जानते हैं पत्थर होता है। ठीक है, और इसमें जो प्राय जो औजार मिलता था उसमें हड्डी रहता था। ठीक है, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसिए और आड़ी जैसे औजार मिलते हैं। यानी होता तो वो पत्थर का था, लेकिन उसका जो मुट्ठा मिलता था जिससे पकड़ता था, पकड़ने वाले को मुठ कहते हैं ना, है ना, पकड़ने वाले को मुट्ठा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो मुट्ठे मिलते थे, इसका जो मुट्ठे था, ठीक है, इसका जो मुट्ठा था वो लकड़ियों का मिलता था या तो हड्डियों का मिलता था। जैसे कि आड़ी जैसे औजार भी मिले हैं। आड़ी, आप कुट्टी काटने वाले को आड़ी कहते हैं, और नीचे रख के जो आप गाय का चारा जो काटते हैं। ठीक है, कई बार पैर वगैरह काटने वाला जो है औजार को भी आड़ी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि हंसिया और आड़ी जैसे औजार भी मिले हैं। कब मिले? मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल कहते हैं, उसी में काल में मिले हैं। इसे ही मैक्रोलिथिक कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हथियार मिले हैं। जब छोटा छोटा पत्थर का हथियार मिला तो उसे लघु पाषाण भी उसी को कहा गया, माइक्रोलिथ भी उसी को कहा गया। ठीक है, मध्य पाषाण भी उसी को कहा गया। ठीक है, और इसका कार्यकाल, इसका क्या था समय अवधि? 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे आते हैं कि इसमें क्या क्या मिला। औजारों में, इनके औजारों में क्या क्या मिला? हड्डियों और लकड़ियों के मुठ वाले औजार मिले हैं। ठीक है, यानी हंसिया यानी कचिया, हंसिया को ही कचिया कहते हैं। ठीक है, आड़ी जैसे औजार मिले हैं। ठीक, और साथ साथ क्या मिला है? पूरा पाषाण वाले युग वाले औजार भी यहाँ पे बनाए जाते थे, दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल में जो उपयोग होने वाला औजार था वो भी मध्य पाषाण में बनता था। साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे हथियार भी बनाए जाते थे, औजार भी बनाए जाते थे, जिसमें हंसियाँ और आड़ी, है ना, हंसियाँ और आड़ी हुआ करता था, जिसका जो मुठ होता था वो लकड़ी का और हड्डी का होता था। ठीक है, लकड़ी और हड्डी का होता था। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगले युग, है ना, इसके बाद का काल जो है वो 10,000 साल। ठीक है, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल से पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम थोड़ा सा डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आप पहले देखेंगे कि पूरा पाषाण कब से कब तक शुरू हुआ? 20 लाख साल से, है ना, 20 लाख साल से 12,000 साल तक। ठीक है, इसको पूरा पाषाण कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य पाषाण। मध्य पाषाण कब से था? 12,000 साल से 10,000 साल। 10,000 साल, 12,000 साल से 10,000 साल। अब इसके बाद आप देखिए कि 10,000 साल के बाद के समय को, यानी 10,000 साल के बाद के समय को क्या कहते हैं? 10,000 साल के बाद के समय को कहते हैं नव पाषाण। नव पाषाण, ठीक है, नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो आप गौर कीजिए कि 10,000 साल पहले से होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का क्या मतलब होता होगा, इस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम स्थानों के लिए उनका नामों का प्रयोग करते हैं आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, बाद में नहीं, आज ही देखेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बदलती जलवायु को देखते हैं। ठीक है, किस तरह से आरंभिक मानव पर बदलती जलवायु ने अपना प्रभाव डाला। ठीक है, तो बदलती जलवायु पर देखेंगे किस तरह से इतिहास पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या होने लगी? गर्मी बढ़ने लगी। कब से? 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है,
तो बदलती जलवायु का क्या प्रभाव हुआ कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, क्या होने लगी? गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो जब घास वाले मैदान बनने लगे तो इससे क्या हुआ कि जो घास खाने वाला जो जानवर था उसकी संख्या भी बढ़ने लगी, है ना। इसमें क्या क्या था? हिरन भी घास खाता है, बारहसिंगा हिरन, बारहसिंगा भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब क्या था कि ये सब जो जानवर था, इन सब जानवरों को जो आप देख रहे हैं ये सब घास पर निर्भर था, क्योंकि घास का मैदान भी बनना शुरू हो गया था। गर्मी बढ़ा, तो गर्मी जब बढ़ने लगी तो ऑटोमेटिक है कि जब तापमान जब बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो घास का उत्पादन भी होगा। ठीक है, घास का उत्पादन भी होगा, और घास का उत्पादन होगा तो जो घास पर निर्भर जो जीव जंतु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी में से जो है बारहसिंगा, हिरन, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, जो लोग है ना इन जानवरों का शिकार करते थे, वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब तक इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। चलिए अब इसको हम गौर से देखते हैं। तो लगभग क्या हुआ कि 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जलवायु चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, गर्मी बढ़ा, तो गर्मी से हमने आपको बताया कि तापमान जब बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा, और निम्न वायुदाब क्षेत्र जब होगा तो बारिश होगी तो घास का मैदान जो है वो उसका विस्तार होगा, है ना। बारिश से पानी होगी और घास का मैदान का विस्तार होगा, और घास का मैदान का जब विस्तार होगा तो घास पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जो इसको खाकर जिंदा रह सके। तो जो लोग उस वक्त जानवर का शिकार करते थे, क्योंकि शिकार तो करके उस जानवरों को खाते थे, तो वो लोग क्या होने लगे कि इसके पीछे आने लगे। ठीक है, इसके पीछे आने लगे, तो वो लोग जो जानवरों का शिकार करते थे वो लोग भी इन जानवरों के पीछे चले आए। ठीक है, इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को, ठीक है, इनके खाने पीने की आदतों को वो ऑब्जर्व करने लगे। ठीक है, और समय प्रजनन के समय की जानकारी को भी वो हासिल कर रहे थे, है ना। खाने पीने का आदत या प्रजनन का जो समय होता था, उसका जो प्रजनन, बकरी या गाय का जो प्रजनन होता है, इसके समय का भी वो जो है वो लोग ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन लोगों ने जानने का प्रयास किया, जानकारी लिया। ठीक है, तब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को पकड़कर अपने ज़रूरत के हिसाब से पालने के लिए भी वो लोग अपना माइंड में रखने लगे कि भैया इनको भी पाला जाए, और पालने के बाद इससे और भी कई चीज़ों का निर्माण होगा। जैसे कि पहले तो वो लोग बकरी को पकड़ के खा जाते होंगे, अब क्या करने लगा उन्होंने क्या किया कि बकरी या भेड़ या गाय को वो क्या करते थे कि पकड़ कर उसको पालते थे। तो वो उनको पता चलने लगा कि इनके प्रोडक्शन के बारे में पता चलने लगा कि एक बकरी को पालेगी तो इससे कई बकरियों का और निर्माण होगा, उससे और कई बकरियों का निर्माण होगा, है ना। तो उससे उनको क्या ज़्यादा भोजन की प्राप्ति होगी, ज़्यादा मांस खाना उनको खाने को मिलेगा। दूध के बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त हुई होगी, है ना, कि इससे दूध की भी प्राप्ति होती है, गाय से दूध की प्राप्ति होती है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो प्रयास करने लगे। फिर उनको पालने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप समझिए कि मानव ने जब जानवरों को पालने का काम शुरू किया, उसमें मुख्य जो योगदान था वो बदलती हुई जलवायु का था। ठीक है, और उस वक्त क्या था कि मछली जो है वो भोजन का मुख्य स्रोत हो गया था। ठीक है, मछली भोजन का मुख्य स्रोत हो चुका था। ठीक है, आप देखेंगे अंडरलाइन में यहाँ नीचे कि मछली जो है भोजन का मुख्य स्रोत बन चुका था तब तक। ठीक है, चलिए आप हेडिंग में देख रहे हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। आप हेडिंग में क्या देख रहे हैं? खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसके पहले हम लोगों ने देखा बदलती हुई जलवायु को, हमने देखा किस तरह से जलवायु चेंज हुआ, है ना। जलवायु चेंज होने के बाद क्या क्या हुआ कि गाय, बकरी, भैंस जो है वो गर्मी हुआ, है ना। बदलती जलवायु के बाद क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगा, गर्मी से बारिश हुआ, बारिश से घास के मैदान का निर्माण हुआ, घास के मैदान जो है जब निर्माण हुआ तो घास पर निर्भर होने वाले जो जानवर है उसकी संख्या बढ़ी, और लोगों ने फिर क्या किया कि उस जानवरों को पालने का काम
शुरू किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पशुपालन की तरफ जाएंगे, खेती के तरफ जाएंगे कि खेती की शुरुआत कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, पशुपालन कैसे होता है, तो अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, क्या क्या होने लगा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग जगहों पर गेहूं, जौ और धान, ये जो 3 अनाज है, ये जो 3 खाद्य पदार्थ है, ठीक है, इसका जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगा था, ऑटोमेटिक अपने आप ये उगने लगे थे। ठीक है, ये सब जो है अनाज उगने लगा था। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इस वक्त कहते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त शायद हो सकता है कि भोजन के लिए इन सब अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होता था। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, और वो लोग धीरे धीरे क्या हो गए, कृषक बन गए, है ना। वो लोग धीरे धीरे कृषक बन गए। तो यानी भिन्न भिन्न इलाकों में कौन कौन सा फसल शुरू हो गया था उगना, ऑटोमेटिक उगना शुरू कौन कौन सा हो गया, प्राकृतिक रूप से गेहूँ। ठीक है, गेहूँ, जौ और धान, ध्यान रखना है, गेहूँ, जौ, धान, गेहूँ, जौ, धान, गेहूँ, जौ, धान, ये तीनों अनाज प्राकृतिक रूप से उगना शुरू हो चुका था। ठीक है, और लोगों ने इसको धीरे धीरे, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने क्या किया, धीरे धीरे इसको बटोरने का काम शुरू कर दिया और इस पर ध्यान उन्होंने देना शुरू कर दिया कि ये उपजता कैसे है ना, इसकी खेती कैसे होती है। ठीक है, इस पर काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, है ना। हमने पालतू जानवरों के बारे में पीछे देखा था। ठीक है, जिससे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वो कुत्ता का जंगली पूर्वज था। चलिए गौर कीजिएगा कि मनुष्य ने जिस पशु को पालतू बनाया, ठीक है, जिस जंगली जानवर को, पशु नहीं जंगली जानवर, आइए, ठीक है, जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया वह कुत्ता का पूर्वज था, वो जंगली पूर्वज था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था, जंगली पूर्वज। ठीक है, क्या था, जंगली पूर्वज। किसका था, कुत्ता का था। किसका था, कुत्ता। यानी मनुष्य ने जिस जंगली जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया वो क्या था, कुत्ता था, या कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अभी जो आप कुत्ता देख रहे हैं इसी का जो है छरदादा, नरदादा जो भी होता है, ठीक है, उसका पूर्वज था। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों पर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो पहली बात आप लोगों ने क्या समझा कि इस तरह के घरों चारा खाकर वो आकर्षित करते थे, जानवरों को बुलाते थे चारा रखकर। ठीक है, और सबसे पहले किस जानवर को उन्होंने पालतू बनाया, तो कुत्ता को बनाया। किस जानवर को बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग इसके बाद जो है कुत्ता के बाद उन्होंने जो पालतू जानवर बनाने का काम किया उसमें से भेड़ था, है ना, भेड़, बकरी, गाय, सूअर, ये इन जानवरों को अपने घर के नज़दीक जो है आने के लिए उत्साहित करने लगे। ठीक है, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ठीक है, जो ज़्यादातर घास खाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो घास खाने वाला जानवर है वो मांस नहीं खाता है। ठीक है, तो घास खाने वाला जो जानवर था वो ज़्यादातर क्या होता था कि वो झुंड में रहता था, एक साथ में रहता था। ठीक है, अगर किसी का आक्रमण हो तो उससे वो अपना सुरक्षा कर सके। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो ये घास खाने वाला जानवर है इनकी सुरक्षा वो स्वयं करने लगे, है ना, जंगली जानवरों से जो मांस खाया करते थे उससे इन लोगों ने क्या किया, इसी से वो पशुपालक बन गए, इनसे सुरक्षा करने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि पशुपालक लोग किस तरह से बना था। ठीक है, तो आपने देखा कि इस उपमहाद्वीप में खेती कैसे हुआ, है ना, खेती में कौन कौन सा जो है अनाज उगाया गया, गेहूँ, जौ और धान, गेहूँ, जौ और धान। ठीक है, इन तीनों अनाज को जो है
उस वक्त के आरंभिक लोगों ने उपजाना शुरू कर दिया था, तो इससे वो कृषक बन गए। ठीक है। अच्छा, आगे क्या देखा हमने कि आसपास, है ना, घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ता का जंगली पूर्वज था। ठीक है। धीरे धीरे जो है लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक जो है बुलाने के लिए वो उत्साहित किया उन्होंने। ठीक है। जो ज़्यादातर घास वास खाते थे, और उसका सुरक्षा भी वो लोग अपना करने लगे जंगली जानवरों से। जंगली जानवरों के आक्रमण से जो है लोगों ने सुरक्षा भी उसको किया, और धीरे धीरे वो पशुपालक बने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, छोटा सा टॉपिक है बसने की प्रक्रिया। ठीक है। क्या है? बसने की प्रक्रिया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है ना। लोगों ने क्या किया? लोगों के द्वारा क्या हुआ कि पौधे उगाना शुरू कर दिया और जानवरों की देखभाल जो है करना शुरू कर दिया जानवरों का। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया। ठीक है। इस क्रिया को क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया। ठीक है। तो पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी इसी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के दानों का भार संभाल सके। जिस पौधे बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि उनको उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। चलिए, ये सब हम लोग मुख्य बिंदु इसे देखते हैं। ठीक है। इन दांतों को देखो, है ना, वो कह रहे हैं कि इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का और कौन सा पालतू सुअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई। सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ, है ना, गेहूँ, जौ एकदम मुख्य रूप से एकदम ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन जो फसल था, सबसे पहले जो फसल था जिसे मानव ने उगाया उसमें गेहूँ था और जौ था। ठीक है। उसी तरह सबसे पालतू जो बनाया गया जानवर उसमें कुत्ता, है ना, और भेड़, बकरी आता है। पाला जो अनाज था, पाला जो अन्न था वो क्या था? गेहूँ, जौ, गेहूँ, जौ, गेहूँ, जौ, पाला अनाज था। ठीक है। ध्यान रखिएगा, गेहूँ, जौ एकदम रट लीजिए इन चीज़ों को। गेहूँ और जौ प्राचीन काल में सबसे पहले अपनाए गए खाद्यान्न का नाम गेहूँ और जौ है। उपजाए गए फसल का गेहूँ और जौ है। ठीक है। और सबसे पहले जो पालतू बनाए गए जानवरों को उसमें से कुत्ता था, और कुत्ता के बाद भेड़ और बकरी का नंबर आता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली पर नज़र डालते हैं। ठीक है। एक नवीन जीवन शैली तो कहते हैं कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें से कुछ दिन, महीने या फिर कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे को उगाने लगे तो उसकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। ठीक है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है। यह काम आज भी होता है ना। यह काम क्या होता है? आज भी होता है हमारे यहाँ। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके बीज भंडारण के बारे में बात सोचनी पड़ी, है ना। लोगों को इसके बीज भंडारण के बारे में बात सोचनी पड़ी। ठीक है। कहते हैं कि इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तुम्हें क्या लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपके जवाब का कारण बताओ। ये कहने का आशय है कि जो अनाज रखने का काम करता था वो गड्ढे में भी वो लोग अनाज रखते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो क्या करते थे कि गड्ढों में अनाज को रख देते। उन्होंने बड़े बड़े बर्तन को भी बनाया, मिट्टी का बर्तन, है ना, जिसे हम
विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड के बारे में समझेंगे, है ना, जिसको घड़ा कहते हैं। बड़ा बड़ा मिट्टी का उन्होंने बर्तन बनाया जिसमें वो अनाज को उन्होंने रखा, टोकरियाँ उन्होंने बुनी, इसमें वो अनाज को रखते थे, है ना, ज़मीन में गड्ढा खोद कर भी वो अनाज को रखते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फिर दूसरा टॉपिक। यह जो टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है, जानवर जो है चलता फिरता खाद्य भंडार था, इसके बारे में है। इसके बारे में आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि जानवर बच्चे देते हैं, है ना, जानवर बच्चे देते हैं, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ती है। ठीक है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या भी बढ़ती है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त होता है ना, जानवरों से दूध भी प्राप्त होता है, जैसे बकरी से भी दूध प्राप्त होता है, गाय से भी प्राप्त होता है, भैंस से भी होता है। ठीक है, तो यह भोजन का एक अच्छा स्रोत है, यानी दूध और जानवर दोनों ही भोजन का स्रोत है। एक तो मांस में उपयोगी है, दूसरा दूध के लिए उपयोगी है ना। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, यानी पशु अगर लोग पोसते थे, आज भी लोग अगर पशु पालते हैं, है ना, आज भी लोग अगर पशु को पालते हैं, ठीक है, तो भोजन का ही एक तरीका है ना, चाहे वो दूध के रूप में वो प्राप्त करे, है ना। आप देखते होंगे कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसमें क्या होता है कि गाय को पालने के बाद जो है उसको बेच दिया जाता है, ये लोग बेच देते हैं। तो गाय को किस रूप में ये उपयोग करते हैं, दूध के रूप में ये उपयोग करते हैं, गाय से ये दूध निकाल के ये दूध का उपयोग करते हैं अपने भोजन के रूप में। और जो मुस्लिम व्यक्ति है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि गाय को पालते हैं तो दूध भी निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, वो उसके मांस का भी उपयोग वो भोजन के रूप में करते हैं। या अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन हो गया, है ना, ईसाई हो गया, मुख्य रूप से ईसाई, क्रिश्चियन नहीं, ईसाई और क्रिश्चियन, ये सब भी जो है क्या करते हैं, भोजन के रूप में ये क्या करते हैं, भोजन के रूप में ये गाय को भी काटते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी है इनका वो भोजन के रूप में काट कर खाते हैं और उससे दूध भी वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यानी हम लोग क्या करेंगे कि आरंभिक जो कृषक था, है ना, जो कृषि करने वाला लोग था, शुरुआती मानव जो था, और जो पशुपालक था, उनके बारे में पता करना है ना, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानचित्र 2 पृष्ठ 13 देखो, यानी मानचित्र 2 पे हम लोग चलेंगे, भारत के मानचित्र को हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इन्हें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों को होने का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य मिला है। यह जो नीला रंग का जो वर्गाकार जो दिखाई देता है, वहाँ पे शुरुआती कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य उस स्थान पर मिला है कि वहीं पर शुरुआती कृषि हुआ होगा या पशुपालन का काम शुरू हुआ होगा। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, जो आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो चलिए हम लोग एक बार मैप को देखते हैं। ठीक है, यह रहा भारत का मानचित्र और हम इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ आप देखिए पय्यमपल्ली, हल्लूर, है ना, दक्षिण भारत में पय्यमपल्ली, हल्लूर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोल्डीवा, है ना, मेहरगढ़, ठीक है, महागरा, कोल्डीवा, चिरांद बिहार में है ना, सारण में है चिरांद, मेहरगढ़ यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान में, यहाँ मेहरगढ़। ठीक है, ये रहा मेहरगढ़, यहाँ पे बुर्जहोम। ठीक है, यहाँ पे बुर्जहोम, ये रहा बुर्जहोम। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रहा बिहार में चिरांद, है ना, दोआजाली होडिंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ है ना। तो ये सब क्या था, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों का जो है साक्ष्य मिला है। क्या हुआ है, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों का वहाँ पर साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या था आपको हमने मैप में दिखाया। और जैसे कि कश्मीर को आपने देखा, है ना, पूर्वी तथा दक्षिण भारत को आपने देखा, पूर्व में आपने देखा, है ना, दक्षिण भारत को आपने देखा, आपने मेहरगढ़ को पाकिस्तान में देखा, पश्चिमी भारत में देखा। ठीक है, तो चलिए आगे देखें।
तो कहते हैं कि वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यानी वो जो आपने देखा, आपको जो हमने दिखाया मेहरगढ़, चिरांद या अन्य जगह जो आपको हमने दिखाया, वो क्या था, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां वहाँ पर थी। ठीक है। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। जो जला हुआ अनाज का जो दाना वहाँ से मिला है वो सबसे मुख्य रूप से वो रोचक है। ठीक है, वही जानने का स्रोत है। आप जानते हैं कि जला हुआ अनाज जल्दी से क्षय नहीं होता है, वो लंबे समय तक वो रह जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ठीक है, वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अस्थाई जीवन की ओर। अगला टॉपिक क्या, अस्थाई जीवन की ओर। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, यह भी हम लोग थोड़ा सा मैप में देखेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पे, हमने आपको बताया था कश्मीर में है बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम कश्मीर में। यहाँ पे क्या मिला था, झोपड़ी और घरों का जो है साक्ष्य मिला था। घरों और झोपड़ियों का, ठीक है, साक्ष्य मिला था कि लोग गड्ढे के नीचे बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यानी एक गड्ढा होता था, उसके नीचे वो घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। गौर से इसको आप पढ़िएगा, गौर से इसको समझिएगा कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल ऐसे झोपड़ियों और घरों का निशान मिला है। ठीक है, निशान किस तरह का मिला है, तो बुर्जहोम कश्मीर में जो है जो घर रहता था लोगों का, आरंभिक मानव का, वो किस प्रकार का, गड्ढा के नीचे वो अपना घर बनाता था। यानी पहले तो वो गाढ़ा कर देता था, गड्ढा कर देता, उसके नीचे वो अपना गर्त में, है ना, गर्तावास बनाते थे। आज जो आप उसको कहते हैं अंडरग्राउंड घर, जिसको आज आप कहते हैं, है ना, जो बड़ा बड़ा जो है टेररिस्ट वगैरह अंडरग्राउंड जो वो रहते हैं, उसी तरह उस वक्त के लोग अंडरग्राउंड रहा करते थे, गर्तावास में रहा करते थे। ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर रहा करते थे। ठीक, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, इनमें उतरने के लिए क्या होता था, सीढ़ी होता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ठंड का बहुत ज़्यादा, क्योंकि कश्मीर क्या है, पूरा ठंडा इलाका है ना, हिमालय से सटा हुआ है, हिमालय में ही है कश्मीर। और अगर वहाँ पे अगर आपको घर बनाना है तो आपको ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ से आप ठंड से बच सकें। जैसे तो वो लोग क्या करते थे कि अपने घरों को जो बनाते थे गड्ढा के अंदर बनाता था, और वहाँ सीढ़ी वो अपना लगा देता था। सीढ़ी के माध्यम से वो नीचे जाते थे, है ना, या ऊपर आते थे। ठीक है, और उससे क्या होता था, उन्हें ठंड से उनको बचाव मिलता था। ठीक है, वो ठंड से बच जाते थे। ठीक, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसे कि मौसम ज़्यादा ठंडा है तो खाना घर के अंदर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर आप जानते हैं कश्मीर, बुर्जहोम जो कश्मीर है वो ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। ठीक है, तो वो आग का उनको ज़रूरत होता होगा ठंड में उनको तापने के लिए, है ना, आग के सामने वो रहते होंगे। ठीक है, और मौसम के अनुसार वो खाना भी घर के बाहर और अंदर पकाते थे। जैसे कि घर के बाहर आप समझिए कि गर्मी के मौसम में वो घर के बाहर खाना पकाते होंगे, ठंड के मौसम में वो घर के अंदर खाना पकाते होंगे। तो दोनों ही स्थान पे जो है आग जलाने का जो है प्रमाण मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। यानी जो बुर्जहोम जो कश्मीर है उस क्षेत्र में, या जो जहाँ से मिला है लोगों को, पुरातत्वविदों को इस प्रकार का साक्ष्य, वहाँ से उनको नवपाषाण युग का कुछ औजार भी मिला है। ठीक है, नवपाषाण यानी 10,000 वर्ष के बाद के समय का कुछ औजार भी उनको मिला है। ठीक है, जिनकी धार को एक अधिक
पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है। ओखली के मूसल का प्रयोग अनाज के वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। चलिए गौर कीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओखली और मूसल, ओखली और मूसल, ओखली और मूसल का प्रयोग भी होता था। आरंभिक मानव ओखली और मूसल का प्रयोग भी करते थे। ठीक है। वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए, यानी साग वाग जो आज आप लोग देखते हैं पीसने के लिए जो है वो शिला पे, पत्थर पे जो पीसा जाता है, उसी तरह वो लोग भी जो है इस प्रकार का कार्य करते थे। हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज पीसने के लिए किया जाता था। हमने आपको बताया कि आज भी अपने घरों में, आपके और हमारे घरों में, है ना, मूसल या ओखली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। प्रस्तर मतलब प्राचीन, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। ठीक है। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है और युग मतलब युग होता है, युगीन यानी पत्थर युगी। ठीक है। पत्थर के युग औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता आ रहा है, आज भी होता आ रहा है। ठीक है। आज भी क्या कर रहे हैं हम लोग, पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि घर में हम लोग साग पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए, है ना, कई बार मिक्सी का उपयोग तो अब हम लोग करने लगे, परंतु फिर भी अभी भी ऐसा उपयोग हो रहा है। ठीक है। और कुछ औजारों से कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है। ये रहा उपकरण, इसको आप गौर से देखिए। ठीक है। ये पत्थर का उपकरण, ये पीसने के लिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है ये। ठीक है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है, आप सामने देख रहे हैं। ठीक है। यह जो आप देख रहे हैं यह ओरिजिनल, ठीक है, ये ओरिजिनल नवपाषाण युग का ये पत्थर है। ठीक है। और नवपाषाण युग के बारे में हमने आपको कहा था कि 10,000 से लेकर बाद के काल को नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। हमने आपको पहले ही बताया था कि अनाज को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, यानी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा अब गेहूं, दाल, है ना, गेहूं, दाल का ये सब जो है, चावल, ये सब भोजन का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उपजाए जा सकते थे। चलिए हम आपको मिट्टी का बर्तन दिखाते हैं जिसमें लोग अनाज रखते थे और खाना बनाते थे। ठीक है। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह मिट्टी का बर्तन है। ठीक है। जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। ठीक है। यह क्या है, मिट्टी का बर्तन। ठीक है। इसी में अनाज लोग रखा करते थे। ठीक है। ऐसा ही बर्तन होता था भोजन पकाने के लिए, इसी टाइप का बर्तन का उपयोग करता था लोग धीरे धीरे। तो हम लोग क्या देखा कि मिट्टी के बर्तन मिले, इनके साथ साथ जो है इसमें जो है लोगों ने सामान रखना शुरू किया, है ना। उसके बाद चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज भी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना और यह सब जो है पकाने का काम भी शुरू हुआ। और इसके साथ साथ जो है लोग कपड़े बुनने भी लगे थे। ठीक है। कपड़ा बुनने का काम भी शुरू होने लगा था। और कपड़ा बुनने के लिए भैया आपको बहुत ज़रूरी है कपास का, है ना, कपास जो है, कपास से ही कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरम्यान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आप यूँ समझिए कि आप उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आज देखिए अपने इस दुनिया में अभी जो वर्तमान में 2026 है, अभी देखिए कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ जनजाति जो है वो अभी भी प्राचीन मान्यताओं को फॉलो कर रही है ना। जैसे कि आप अंडमान निकोबार चले जाइए, वहाँ पे एक जनजाति है सेंटलीज, है ना, एक जनजाति है सेंटलीज
ठीक है। तो वो अभी भी मुख्य धारा में नहीं वो आ चुके हैं, वो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं। राजनीतिक तौर पे तो अलग बात है, आर्थिक तौर पे तो अलग बात है, वो सामाजिक तौर पे भी अभी मुख्य धारा में नहीं आए हैं, ठीक है। ये ऐसी कई कई जनजातियां हैं। तो कह रहे हैं कि क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ दिखाई दिए होंगे, यानी भोजन और कृषि का जो विकास हुआ, क्या वहाँ पे क्या भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह एक साथ हुआ? ऐसा नहीं है, एक साथ नहीं हुआ है। कहीं लोग अभी भी शिकार कर रहे थे, उस वक्त भी शिकार कर रहा था जिस वक्त की कई जगहों पर पशुपालन या खेती का काम शुरू हुआ था, ठीक है। और बहुत जगह लोग जो है मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, यानी अभी बारिश का मौसम है तो कुछ और कर लेंगे, है ना, या सूखा का मौसम है तो कुछ और खा लेंगे, या ठंड का मौसम है तो उस वक्त के हिसाब से कुछ और खा पी लेंगे, है ना। तो इस तरह का वो जीविका चलाया करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। तो मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ को ढूंढो। तो हम लोग फिर वहीं मानचित्र भारत के मानचित्र पर चलेंगे, ठीक है। हम लोग मेहरगढ़ को ढूंढेंगे। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान में है। पश्चिमी भारत उस वक्त आज़ादी के पहले और अभी का पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। या क्या है? ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते में है, यह पड़ता है मेहरगढ़, ठीक है। और बोलन दर्रे के पास यह एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। चलिए ये रहा भारत का मानचित्र और यहाँ आप देखिए मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये भारत है और ये अफ़गानिस्तान है और इधर ईरान है, ठीक है। इधर ईरान जाने का रास्ता है। तो ये बोलन दर्रा इसी जगह है, ठीक है। ये बोलन दर्रा इस जगह यह क्या है? बोलन दर्रा, ठीक है। तो चलिए मेहरगढ़ में हम लोग जीवन मृत्यु को देखते हैं। तो क्या कहते हैं कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी कहने का आशय है कि मेहरगढ़, आप इसको ध्यान में रखिए कि मेहरगढ़ यानी मेहरगढ़ ही एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना सीखा, जौ गेहूँ उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी पालतू जानवर या कृषि करना सबसे पहले मेहरगढ़ में शुरू हुआ, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना शुरू हुआ और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, ठीक है, सीखा, ठीक है। तो चलिए आगे क्या कह रहा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है, ठीक है। किस किस की हड्डी मिली है? हिरण की, सूअर की, जंगली जानवरों की तथा भेड़ की और बकरियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। आपने क्या देखा कि मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, बोलन दर्रे के पास पड़ता है, हरा भरा समतल स्थान है। तो हरा भरा जब समतल स्थान होगा तो इसमें पालतू जानवर वाजिब है कि पालतू जानवर वहाँ पे लोग पालतू उसको जो है, क्योंकि हरा भरा समतल स्थान है और घास वाला स्थान है, हरा भरा है, तो पालतू जानवर का संख्या ज़्यादा होगा। पालतू जानवर का संख्या ज़्यादा होगा तो जो पालने वाला लोग था वो भी वहाँ होगा, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया? जौ और गेहूं को उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। तो भेड़ बकरी को जब पालना शुरू किया तो भेड़ बकरी का तो हड्डी तो मिलेगा वहाँ से। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इसमें कौन कौन सा था? हिरन था, सूअर था, जंगली जानवरों का था और भेड़ और बकरियों का। इन सभी का हड्डी जो है मेहरगढ़ में मिला है। चलिए आगे देखते हैं। तो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति क्या करते थे? सम्मान जताते। मृत्यु के बाद, ठीक है, सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे, ठीक है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ना। उनको लगता था कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा, ठीक है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिए जाते थे। हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि आज भी ये प्रथा प्रचलित है कि सनातन धर्म में जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो पंडितों को दान में दिया जाता है ना। बर्तन वगैरह देते हैं, बर्तन, गाय,
है ना, चावल दाल इन सबको जो है पंडित को दान दिया जाता है। तो फर्क क्या है कि समय के साथ ये परंपरा है ना, समय के साथ ये बदलती चली गई, है ना। तो पहले क्या होता था कि कब्र में ही इन सब चीज़ों को रख दिया जाता था, क्योंकि मान्यता था कि भाई मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है ना, यहाँ नहीं तो आकाश में होता होगा, या कहीं भी जब लोग रहते होंगे मृत्यु के बाद तो फिर वहाँ ये इन सब चीज़ों का उपयोग करते होंगे। तो आज भी इन चीज़ों का होता है ना। तो आज भी जो है मृत्यु के पश्चात पंडितों को गाय दान दक्षिणा दिया जाता है दान में, कि जो है दूध खाएंगे जो मृत व्यक्ति है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मेहरगढ़ में इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का घटना घटता था। तो आगे देखते हैं कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है, ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, ठीक है। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। सोचिए कि बकरी को भी मृतक के साथ ही दफना दिया गया। संभवतः इस परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। बताओ कितना अभी जो है, अभी भी समाज जो है पूरी तरह से नहीं बदला है। आप देखिए कि उस वक्त भी कब्र में जो है बकरी को रख दिया था कि मृत्यु के पश्चात ये जहाँ परलोक में ये सिधार गए हैं वहाँ भी ये इसका भोजन वो करेंगे, ठीक है। और अभी भी जो है गाय दक्षिणा में दिया जाता है, बछड़ी जो है गाय का बच्चा दक्षिणा में दिया जाता है कि भाई इसका जो है इसके दूध का सेवन करेंगे, ठीक है। तो एक कब्र में मृतक के साथ जो है बकरी को दफनाया गया था। ध्यान रखेंगे, और अगर ये प्रश्न आ गया कि मृतक के साथ बकरी को कहाँ दफनाया गया था, तो कहाँ दफनाया गया था? मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान में। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र देखेंगे, ठीक है। ये है आपके सामने मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये रहा बकरी का कंकाल, देखिए, ये रहा मानव, यहाँ आप देख रहे हैं ये मानव है ना, ये इसका पैर देखो ऐसे करके, ठीक है, ये मानव, ठीक है। और ये रहा बकरी, ये है बकरी, ठीक है, ये है बकरी, ये बकरी का कंकाल, ठीक है, आप देख रहे हैं आपके सामने है, ठीक। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। अध्याय 2 के अंतिम टॉपिक को देखते हैं कि एक नवपाषाणिक पुरास्थल पे हम लोग चर्चा करेंगे। नवपाषाणिक पुरास्थल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये एटलस को देखने के लिए बोल रहे हैं कि तुर्की को ढूंढो, ठीक है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल युग तुर्की में है। चताल युग नाम का एक जगह है, वो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई गई जाती थी, ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी नवपाषाण युग तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ समाप्त हो गया आपका यह अध्याय। थोड़ा सा हम लोग कुछ शब्द को देखेंगे, ठीक है, जो शब्द उपयोगी रहा है उस शब्द को देखेंगे। आखेटक खाद्य संग्राहक, आपको हमने बताया था इसके बारे में। आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा गया, ठीक है। तो आरंभिक मानव को कहा गया। आखेट मतलब शिकार करना होता है, ठीक है, और आखेटक शिकारी को कहते हैं। आखेटक शिकार करने वाले को, है ना, आखेटक कहा जाता है। पूरा स्थल यानी प्राचीन जो स्थल मिला है उसे पूरा स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल यानी व्यापार करने वाले स्थल को उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय स्थल यानी रहने वाले जगह को आवासीय स्थल कहते हैं। पूरा पाषाण किसे कहते हैं? पूरा यानी प्राचीन पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। पूरा मतलब प्राचीन हो गया, ठीक है, प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर हो गया, ठीक है। पूरा प्राचीन हो गया, मध्य पाषाण हो गया, ठीक है, ये मिडाइवल हो गया और ये पत्थर हो गया। लघु पाषाण यह भी जो है पत्थर से ही संबंधित है, ठीक है।
कृषक आप जानते हैं, कृषि से संबंधित पशुपालक, पशु के पालने वाले को पशुपालक कहते हैं। नवपाषाण युग जो है, नवपाषाण युग 3 खंड जब है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये लास्ट वाला है नवपाषाण। 10,000 वर्ष के बाद के समय को नवपाषाण कहते हैं। ठीक है, कब्र के बारे में आप जानते हैं, दफनाए जाने वाले जगह को कब्र कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोगों ने अध्याय 2 को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। पूरा का पूरा चैप्टर ये खत्म हो गया। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरे चैप्टर को कल चर्चा करेंगे, तीसरे चैप्टर पर। ठीक है, हम लोग तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आरंभिक नगर होगा, है ना। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए लेते हैं आज के लिए विदा। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।